Good evening, everyone. We have with us today Mr. Shiv Yadav. He's an ex-banker और फिलहाल ये एक मल्टी होम लोन एंटिटी प्लस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लॉट ऑफ अदर लोन्स इनका बिजनेस चलाते हैं. ही इज एजेंसी प्रिंसिपल रिलेशनशिप विद लॉट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Axis Bank is one of the largest distributors for their home loan product in NCR, in fact, all over India. So I can say that he's quite accomplished in the mortgage industry. And today we'll have a discussion with him with reference to home improvement loan. उसके nitty-gritties में जाएंगे, डिटेल में समझेंगे. And once we are done, if you have any questions, please feel free to ask him. तो शुरुआत करते हैं. शिव भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये होम इम्प्रूवमेंट लोन है क्या, मतलब ये फिक्सचर एंड फर्नीचर लोन से क्या इसमें फर्क है और की बेसिक्स क्या है. सर, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले ना एक स्टेप पीछे जाते हैं. आई थिंक आई एम ऑडिबल सर. हाँ जी, हाँ जी, बोलते रहें प्लीज. थैंक यू सो मच. सो एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करते हैं. होम लोन से स्टार्ट करते हैं हम. तो बेसिकली होम लोन होता है क्या है कि कोई भी ऐसा लोन जिससे हम घर खरीदते हैं वो होम लोन है सर. घर किसी भी तरीके हो सकते हैं. घर ऐसा होता है सर जो बना हुआ है, जो मैं आज खरीदूं और कल ही उसमें रहने लग जाऊं. एक वो घर है, उसको खरीदने के लिए लोन लिया, वो भी होम लोन है. एक घर सर वो होता है जो हम बिल्डर से खरीदते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, जो बिल्डर मुझे 2-3 साल में बना के देगा, उसको खरीदने के लिए मैंने लोन लिया, वो भी होम लोन है सर. एक ऐसा केस है कि प्लॉट मेरे पास है, मुझे उसको बनाना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, उसको बनाने के लिए जो मैंने लोन लिया वो भी होम लोन है. एक केस में मैंने प्लॉट भी बैंक से लोन लेके खरीदा है, उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, वो भी होम लोन है. एक केस ये है कि मेरे पास प्लॉट भी है, घर भी बना हुआ है, बट वो पुराना हो गया है, मुझे उसको रेनोवेट करना है, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो भी एक होम लोन है. तो आज हम बात करेंगे उस रेनोवेशन के बारे में कि जिसमें एक हमारा एग्जिस्टिंग एक प्रॉपर्टी है, एक घर है जो हम पिछले 5-7-10 साल से उसमें रह रहे हैं. अब उसमें हमें कुछ रेनोवेशन करनी है. तो रेनोवेशन करने के लिए जो लोन है वो किस तरीके का लोन होता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके अंदर, किस तरीके से हमें वो लोन मिलता है. सो विल डिस्कस अबाउट दैट. तो अब मैं सर आपके सवाल पे आता हूँ कि जो ये रेनोवेशन लोन है और जो फर्नीचर फिक्सर लोन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सर यूजुअली देखिए, फर्नीचर फिक्सर जो एक लोन है वो तो हमने एक तरीका निकाला है. यूजुअली जब कस्टमर को एक प्रॉपर्टी खरीदता है जो कि रेडी टू मूव इन है, ठीक है, खासकर गुड़गांव दिल्ली की प्रॉपर्टीज में एक डिफरेंस होता है ब्लैक एंड व्हाइट का. तो एक तरीका है कि हम फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी एग्रीमेंट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, मैं उस पे उसको 80 लाख रुपए का लोन दे सकता हूँ, ठीक है, बट उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू 2 करोड़ है, उसको थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए. तो मैं उस घर खरीदा है, उसके फर्नीचर फिक्सर है, उसमें कुछ इंटीरियर हो रखा है, उन सब को फाइनेंस करने के लिए फर्नीचर फिक्सर के नाम पे पैसा दे देता हूँ. बट वो तभी मिलता है जब वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा होता है, ना कि तब जब उसने वो उस प्रॉपर्टी में 8-10 साल से रह रहा होता है. जो रेनोवेशन लोन है वो मैं तब देता हूँ जब वो प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में है और जो मेरा बोरोवर है उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, वो प्रॉपर्टी पुरानी हो गई है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर, उसमें प्लम्बिंग कुछ काम होना है, कुछ भी इस तरह की चीजें होनी है. उन सब इंप्रूवमेंट के लिए जो लोन है वो इंप्रूवमेंट लोन होता है. तो इंप्रूवमेंट लोन जो होता है वो आप में भी डिपेंड करता है सर. आप 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, आप डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन है, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है. आप वो बार बार भी ले सकते हैं. वो 30 साल में आप 3 बार, 4 बार, 5 बार भी ले सकते हैं. बट जो फर्नीचर फिक्सर का लोन है वो आपको एक बार ही मिलता है जब आपने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया हुआ होता है. तो जो मैं आपकी बात समझा वो ये है कि होम इम्प्रूवमेंट लोन या होम रेनोवेशन लोन वो एक ही चीज है और आप इसको पीरियोडिकली एक से ज्यादा बार भी ले सकते हैं जब भी आपको अपने घर में किसी तरह के इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है या आपको लगता है कि मुझे मेजर रिपेयर्स कैरी आउट करनी है या उस तरह से, तो आप होम इम्प्रूवमेंट या होम रेनोवेशन लोन ले सकते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो इसकी टिपिकल लोन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मतलब बोरोवर इसमें कैसे चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सा मोस्ट सूटेबल लोन इसके अंदर रहेगा. और क्या होम इम्प्रूवमेंट लोन में भी मुझे वो टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, जो क्योंकि आपने शुरू में जैसे बताया कि ये भी एक तरह का होम लोन ही है एक्सेप्ट कि इसमें ऑलरेडी आपके पास में एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. तो क्या इसमें भी मुझे वो सेक्शन 24 के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जो मुझे एक नॉर्मल होम लोन में सर मिलते देखिए, हैं. होम रेनोवेशन आप दो तरीके से ले सकते हैं. एक पहला तरीका है कि आप, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है. सिक्योर्ड मतलब आप पर्सनल लोन ले लीजिए, आपकी इनकम के ऊपर जो भी पर्सनल लोन मिलेगा बैंक आपको पैसा दे देगा, आप उस पैसे से आप अपना होम इंप्रूवमेंट कीजिए या कुछ भी कीजिए. एक तो वो तरीका होता है, उसमें कोई कोलेटरल नहीं होती, कोई प्रॉपर्टी बैंक अपने पास नहीं रखता, आपको पर्सनल लोन दिया डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एलिजिबिलिटी. दूसरा होता है सिक्योर्ड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है.
इस लोन को लेने के लिए मुझे बैंक को कोई ना कोई प्रॉपर्टी एज ए कोलेटरल देनी होती है, ठीक है, या वही प्रॉपर्टी कोलेटरल में दे सकता है जिसपे मुझे रेनोवेशन करना है, ठीक है सर। तो ये जो रेनोवेशन लोन होता है ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होम लोन। तो जो सेक्शन 80C और 24B की जो रिबेट्स हैं वो रिबेट्स इस पे आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि जो पैसा आपको बैंक रेनोवेशन के लिए दे रहा है उसका जो एंड यूज है वो डिफाइंड है। बैंक आपको पैसा अपने होम इंप्रूवमेंट या रेनोवेशन के लिए ही दे रहा है, उसके अलावा किसी और यूज के लिए नहीं दे रहा है। सिंस द एंड यूज इज डिफाइंड सो यू कैन क्लेम ऑल द रिबेट्स अंडर बोथ द सेक्शंस। ओके, क्योंकि आपने बताया कि ये सिक्योर्ड लोन है और वो सिर्फ इसीलिए दे रहा है कि हम अपने घर के इम्प्रूवमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सके। तो क्या ये लोन लेने पर मुझे बैंक को कोई प्रूफ देना पड़ता है कि मैंने इस तरह का काम करवाया है? मतलब हाउ डज द बैंक नो कि मैंने पैसा ले लिया और उसके बाद उसको किस चीज में इस्तेमाल किया? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो बैंक आपकी इनकम एलिजिबिलिटी देखेगा कि जो आप लोन लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप 20 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो डू यू हैव द रिपेइंग कैपेसिटी ऑफ 20 लाख रुपीज? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन सी प्रॉपर्टी के लिए आप वो रेनोवेशन लोन ले रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कि जो पैसा आप मांग रहे हैं, आपने बोला कि मुझे 20 लाख रुपए का रेनोवेशन कराना है, क्या जेन्युइनली उस प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराने के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे? ये भी बैंक वेरीफाई करता है। इसको वेरीफाई करने का सर एक तरीका होता है। जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो इनिशियली मैं आपसे एक एस्टिमेट डिमांड करता हूं। मैं बोलता हूं सर एक आप आर्किटेक्ट से ना एक एस्टिमेट दे दीजिए कि जो इस रेनोवेशन की एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो एक्स अमाउंट है। आप मुझे वो एस्टिमेट सबमिट करते हैं। बैंक की वैल्यूअर एजेंसीज होती हैं जो ये सब चीजें वेरीफाई करती हैं। वो आपकी प्रॉपर्टी साइट विजिट करते हैं, वो देखते हैं कि हाँ कि आपने क्या एस्टिमेट दिया है, कितना स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी एरिया है, क्या क्या चीजें आप रेनोवेट करने वाले हैं, उनका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है। वो वेट करेगा उसको, फिर आके बोलेगा कि हाँ ये जो 20 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया है सर ने, ये ओके है, इतनी कॉस्टिंग आएगी, तो मैं उस 20 लाख की कॉस्टिंग को पे लोन आपकी एलिजिबिलिटी ड्राइव करूंगा। या फिर वो मुझे बोल भी सकता है कि नहीं ये जो 20 लाख दिया है ना, मेरे हिसाब से ये 15 लाख का ही खर्चा है, तो फिर मैं सर 15 लाख रुपए का एस्टिमेट कॉस्ट समझ के फिर मैं लोन की एलिजिबिलिटी ड्राइव करूंगा। उसमें आगे क्या होता है कि वो पैसा जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एक ही बार में नहीं दे देता हूँ आपको मैं, वो पैसा भी आपको मैं ट्रांचेज में ही रिलीज करूंगा डिपेंडिंग ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। मेरा जो वैल्यूअर है वो हर बार जाके चेक करेगा कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं आपको इस काम के लिए, वो काम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, अब आगे काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो वो जो पैसा है बैंक आपको 3-4 टुकड़ों में देता है, ना कि एक ही बार आपको 20 लाख रुपए दे देगा आप उसको जहां खर्च करना कर लीजिए। रीजन यही है, सिंस बैंक नीड टू ट्रैक डाउन द एंड यूज, बिकॉज उसमें सारे रिबेट्स अवेलेबल है, वो हाउसिंग लोन है, तो वो पैसा अदर देन इंप्रूवमेंट आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। वो तो थोड़ा बहुत होता है सर वो, क्योंकि बिल्कुल 100% तो चीजों को ट्रैक नहीं किया जा सकता, बट स्टिल बैंक टुकड़ों में पैसा रिलीज करता है। हर बार जब भी पैसा रिलीज करेगा वो वैल्यूअर एजेंसी आपकी प्रॉपर्टी पे आएंगी और वो चेक करेंगी कि हाँ कितनी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट हुआ है और किस स्टेज पे हुआ है, उस स्टेज के हिसाब से पैसा रिलीज। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल फिर ये है, क्योंकि आपने बताया बैंक वैल्यूएशन भी करेगा और ये सब करेगा, तो क्या ये जैसे होम लोन लेते हुए एक वो होता है लोन टू वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उस तरह से, तो इसमें भी क्या है? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लोन टू वैल्यू इन दिस? और सर उसको होम या रेनोवेशन या इम्प्रूवमेंट लोन में कैसे लागू किया जाए? सर देखो, जो जिस प्रॉपर्टी पे आप रेनोवेशन लोन ले रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि उस पे कोई लोन नहीं चल रहा है अभी, वो डेट फ्री है, उसके ओरिजिनल पेपर आप ही के पास रखे हुए हैं। एक तो ये सिनेरियो है, अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं अभी कि पेपर्स आपके पास है। तो जो एलटीवी होती है सर वो लोन अमाउंट के हिसाब से अलग अलग है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं तो मैं प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक आपको लोन दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख की प्रॉपर्टी में मैक्सिमम आई कैन फंड 27 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू कि मेरा जो एस्टिमेट है वो वेट हो जाए। क्योंकि अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि सर प्रॉपर्टी वैल्यू 50 या 60 लाख रुपए है, तो 50-60 लाख की प्रॉपर्टी में 20-25 या 30 लाख रुपए का रेनोवेशन का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा लोन अमाउंट 30 से 75 लाख रुपए है तो जो मेरी एलटीवी लोन टू वैल्यू होती है वो 80% होती है। और अगर मेरा लोन अमाउंट 75 लाख से ऊपर है तो जो मेरी एलटीवी है वो 75% होती है। इसका मतलब लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन को भी आप प्रॉपर्टी लोन के अंदर इंक्लूड करके फिर वैल्यूएशन क्रिएट करते हैं? इज दैट हाउ? हाँ हाँ, जो एस्टिमेट वेट हुआ है, जो आर्किटेक्ट ने मेरा एस्टिमेट वेट करके दिया है, मैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में सर देखिए होता है क्या है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी, एक कोई एक्स प्रॉपर्टी है, उसको जैसे ही आप इंप्रूवमेंट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ठीक कराते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सर्टन अमाउंट से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वैसे ही अप्रिशिएट कर जाती है। कोई एक प्रॉपर्टी जो काफी टाइम से पुरानी हो गई है, उसमें आपने अच्छे गेट लगवा दिए हैं, बाथ फिटिंग्स अच्छी करा दी है आपने,
उसमें पेपर्स लगवा दिए हैं या कुछ भी टाइलिंग करा दी है, छत पे कुछ काम करवा दिया, तो कहीं ना कहीं सर्टेन अमाउंट से उसकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट कर जाती है। तो जो वो एप्रिसिएशन है हम भी उसको कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग आवर वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। हम सो हम ये समझते हैं कि आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है, बट जब ये रेनोवेशन हो जाएगी तो ये 60 लाख रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो 60 लाख पे फिर जो एलटीवी अप्लाई कर देंगे और उतना हम आपको पैसा रिलीज कर देंगे। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैं अपने घर का रेनोवेशन करा के अपनी एलटीवी बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को उतना परसेंट लोन कम मिलेगा कायदे से। नहीं, एलटीवी नहीं बढ़ा रहे हो सर, आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ा रहे हो। देखो एलटीवी जो लगती है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पे लगती है। लोन 30 लाख तक के लोन पे 90%, 30 से 75 के बीच में 80%। ठीक है, रेनोवेशन में होता क्या है कि सर यूजुअली अगर मैं गुड़गांव की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सर कम से कम भी प्रॉपर्टी करोड़ से नीचे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, और रेनोवेशन में उतना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 50% 60% इतना रेनोवेशन पे नहीं लगता। हाँ, एक सिचुएशन और हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है, प्लॉट आपका है और आपने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाया था जब आपने वो घर शुरू में बनाया था, अब आप उसको 2 मंजिल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप फर्दर रेनोवेशन प्लस कंस्ट्रक्शन लोन भी आप बैंक से ले सकते हैं। तो जो नीचे की जो पुरानी आपका बना हुआ है आप उसमें अपना रेनोवेशन करा लीजिए, और जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिस भी अथॉरिटी में प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी से अपना प्लान अप्रूव कराइए। वो कंप्लायंस आपको सारे मेट करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग सैंक्शन प्लान, एफएआर, जो भी गाइडलाइंस है कंसर्न अथॉरिटी की, वो सब परमिशन लेके आप उसके ऊपर एक फ्लोर और बना लीजिए। वो आपको एक ही साथ लोन मिल जाएगा जिसमें आप ग्राउंड फ्लोर पे रेनोवेशन कर लेंगे और फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। उस केस में आपका लोन अमाउंट ज्यादा हो सकता है। आपने एक अभी बीच में एक बात कही थी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि आप ऑलरेडी ये मॉर्गेज फ्री हो चुके हैं और आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए ऐसा नहीं है, मान लीजिए मेरा एक एग्जिस्टिंग होम लोन चल रहा है और मैंने 20 साल का लोन लिया था, मैं वापस से अब एक होम इम्प्रूवमेंट लोन लेना चाहता हूँ। 5-7 साल हो गए, मैं कुछ रेनोवेशंस करना चाहता हूँ। तो ऐसे में जब मैं अगर होम इम्प्रूवमेंट लोन लेता हूँ, क्या मुझे अपने एग्जिस्टिंग लेंडर से ही लेना जरूरी है या मैं नया लेंडर भी चूज कर सकता फिर मैं सर इसमें ना दोबारा पहली चीज पे आ जाऊंगा कि 2 तरीके से लोन मिल सकता है, एक पर्सनल, एक सिक्योर्ड। हूँ? नहीं, मैं अगर आप सिक्योर पर्सनल में, बात कर वही बता रहा हूँ, अगर आप पर्सनल ले रहे हो तो कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप सिक्योर्ड ले रहे हो तो आपको उसी लेंडर से लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लेंडर के पास तो कोलेटरल सिक्योरिटी होगी ना। आपके पेपर तो एक्स बैंक के पास है, आप वाई से नहीं ले पाओगे, आपको एक्स से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी के पास आपके ओरिजिनल पेपर्स रखे हुए हैं। तो उसी कोलेटरल के बेस के ऊपर वो आपको फर्दर एक और होम इम्प्रूवमेंट का लोन दे देगा। क्योंकि अब ये उसी लेंडर से लेना है और जैसे आपने बताया सिक्योर्ड होम लोन पे मेरे को टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी है, सब कुछ है। तो मैं आपसे इसमें एक और रिलेटेड सवाल ये पूछना चाहता हूँ। होम इम्प्रूवमेंट लोन या होम रेनोवेशन लोन की जो ब्याज दर है और अवधि है, क्या वो नॉर्मल होम लोन की तरह से है या उसमें कोई फर्क है? नहीं नहीं सर, वो नॉर्मल होम लोन की तरह से ही हैं। उनके रेट्स भी जो आपके नॉर्मल होम लोन के हैं वही रेट होते हैं, वही उनका टेन्योर होता है, सब रिपेमेंट कंडीशंस हैं वो सब कुछ होम लोन के हिसाब से ही होती हैं। कोई फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। जो आपका प्राइमरी होम लोन चल रहा है अगर किसी एक्स बैंक के साथ आपने रेनोवेशन लिया है तो सेम टर्म एंड कंडीशन आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है, उसमें कुछ अलग से चेंज नहीं होता। मतलब जितना आपका प्राइमरी का बैलेंस टेन्योर है उतना ही टेन्योर आपको होम इम्प्रूवमेंट के लिए मिलेगा, या होम इम्प्रूवमेंट का टेन्योर और बढ़ जाएगा? सर देखो, आइडियली आपका जो बैलेंस टेन्योर है उतना ही मिलना चाहिए। ठीक है, बट कुछ केसेज में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कम टेन्योर बचा हुआ है, मान लीजिए आपका 3 साल का टेन्योर ही बचा हुआ है, अब होम इम्प्रूवमेंट आप 3 साल के नहीं लेना चाहते, उसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। वो 10-15 डिपेंडिंग अपॉन योर एज और उन सब चीजों पे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट पहले वाले लोन का टेन्योर चेंज नहीं कर सकते। अगर पहले वाले लोन में अगर कुछ भी टेन्योर इस तरह का चेंज किया उस बैंक ने तो दैट विल बी काउंटेड एज अ रिस्ट्रक्चरिंग व्हिच इज नॉट अलाउड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो जैसे हमने पहले एक बार आपसे एक चर्चा क्रेडिट हिस्ट्री पर भी करी थी। होम इम्प्रूवमेंट लोन लेते हुए भी क्रेडिट हिस्ट्री की वही महत्व है जो एक नॉर्मल होम लोन लेते हुए? आई मीन, हाउ डज इट इम्पैक्ट? सर बिल्कुल, जब भी बैंक आपको होम इम्प्रूवमेंट लोन देगा तो वो जो उसकी ड्यू डिलिजेंस आपको जब पहली बार लोन दिया था जब उसने की थी वो सारी फिर से करेगा। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दोबारा से कराएगा। हाँ, लीगल चेन को वेरीफाई नहीं कराएगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास ही रखी हुई है। ठीक है, बट आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन दोबारा कराएगा, आपकी प्रोफाइल, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपकी कितनी सैलरी है, आपके घर की वेरिफिकेशन, आपकी ऑफिस सब कुछ सारी चीजें फिर से होंगी। आपकी सिविल रिपोर्ट दोबारा से निकाली जाएगी, सिविल की हिस्ट्री कैसी है आपकी, अगर उस टाइम आपकी बहुत अच्छी थी। या मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो होम लोन चल रहा है अभी भी एक्स बैंक से और उसकी रिपेमेंट आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं, वो अच्छे से ईएमआई सर्व नहीं हो रही है, तो देयर इज चांसेस कि बैंक आपको होम इम्प्रूवमेंट का लोन दे ही ना, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्हीं के पास आपका लोन चल रहा है। बट फिर भी आपको फर्दर वो कोई लोन ना दे, मना कर देंगे, नहीं हम आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि आपका जो एक्जिस्टिंग लोन है वो आप अच्छे से सर्व नहीं कर रहे हो। तो सिविल की इंपॉर्टेंस तो सर इसमें भी उतनी है जितनी कि आप एक नया लोन लेते हैं। मतलब मेरे एग्जिस्टिंग बोरोवर होने का मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, मेरे को सिविल की कंप्लायंसेस और वो सब
होम इम्प्रूवमेंट या रेनोवेशन लोन में भी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, वो सारी पूरी होनी चाहिए। एनी अदर लीगल और टेक्निकल थिंग विच यू लाइक टू शेयर, जो मेरे को नहीं सवाल आते हैं या मुझे नहीं पता है, जो आपको अंदर की अंदरूनी बातें इम्प्रूवमेंट लोन या रेनोवेशन लोन से, जिससे कि हमारे ऑडियंस को फायदा हो सके। सर यूजुअली होता क्या है कि अगर दो सिचुएशन ही है, एक तो यही है कि कोई लोन नहीं चल रहा है प्रॉपर्टी पे, तो आपको होम इम्प्रूवमेंट लोन ही लेना पड़ेगा, जो कि बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। दूसरी ये है कि उसमें ऑलरेडी लोन चल रहा है उस प्रॉपर्टी पे, तो उसमें भी ना आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं सर। अगर आपका लोन 50-60 लाख रुपए से ऊपर है, जो आपकी रिबेट्स है ATC 24B की, वो ऑलरेडी आप ले ही पा रहे हैं, क्योंकि उसमें उतना इंटरेस्ट हो, 50 लाख के लोन में इजीली 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो जाता है। तो आप इंस्टेड ऑफ रेनोवेशन लोन आप टॉप अप लोन ले सकते हैं। ठीक है, टॉप अप लोन पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बट उसका फायदा ये होगा कि आपको पैसा एक साथ मिल जाएगा। जो 20 लाख रुपए आप टुकड़ों में लेने वाले थे, वो आपको एक साथ मिल गया है। अब आप उसको 15 लाख रुपए रेनोवेशन लगा लीजिए, 5 लाख रुपए आप घर का फर्नीचर चेंज कर लीजिए, या कुछ ऐसा काम कर लीजिए जो मे बी उस रेनोवेशन की कॉस्ट का पार्ट नहीं था। उस तरह की आप चीज कर सकते हैं। या आप वो हैसल को अवॉइड कर सकते हैं कि आपने पैसा लगा दिया 10 लाख रुपए, मेरा वैल्यूअर जाके बोलता है नहीं सर अभी तो आपका ना 5 लाख ही लगा है, अभी तो आपकी स्टेज उतनी नहीं हुई है, हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे, आप इसमें और काम कीजिए। तो आपको लगेगा यार मैं तो पैसा लगा चुका हूँ इसमें, बट अभी ये बता, ये मतलब वो टेक्निकल स्टेज जो है वो एज पर देयर गाइडलाइंस वो मैच नहीं हो रही है, तो मे बी आपको कुछ उस तरह की आपको हैसल आएगी। तो वो सब चीजें आपको नहीं आएंगी। अगर मैं रेट की बात करूं तो सर यूज ज्यादातर बैंक जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को टॉप अप एक सर्टन लिमिट तक सेम रेट पे ही दे देते हैं। 10 पैसे या 5 पैसे का ज्यादा डिफरेंस होता है, बट एक सर्टन लिमिट तक। अगर फॉर एग्जांपल एक लोन आपका चल रहा है 2-3 साल से चल रहा है, तो 20 से 30% ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वो आपको टॉप अप लोन दे देंगे सेम रेट पे। तो आपको जो रेनोवेशन का जो काम था वो सारे का सारा आपका उस पैसे से पूरा हो जाएगा। दोनों ही लोन्स में अगर मैं कोई टेक्निकल या लीगल टर्म्स की बात करूं सर, सच कोई इश्यू नहीं है। दोनों ही में कोई फोरक्लोजर नहीं है, कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है। बैंक फीस लेता है जब भी दोबारा लोन आपसे अप्रूव कराएगा, तो अप्रूव कर आप कराओगे बैंक से, तो बैंक आपसे फीस चार्ज करेगा, वो आपको पे करनी पड़ेगी दोनों को। बट ये आपने एक अच्छी टिप दी, अगर मेरे ऑलरेडी टैक्स बेनिफिट्स को मैं एग्जॉस्ट कर चुका हूँ, मैं उस लिमिट तक पहुंच गया हूँ, तो फिर वो स्टेज वाइज पेमेंट लेना और उसमें सबमिट करना कि मैंने इतना काम करा है और उस पैसे को सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करना, उसकी बजाय मुझे एक सस्ती ब्याज दर का अगर टॉप अप लोन मिल जाता है, बिकॉज बेस्ट एंड ब्याज दर में फर्क नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच कैन बी कंसिडर्ड इन एब्सोल्युटली, व्यू ऑफ होम इम्प्रूवमेंट। एब्सोल्युटली सर। और वो पैसा आप मतलब फॉर एग्जांपल 20 लाख का लिया था, 15 में आपका काम हो गया, घर का 5 आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में। उसको कोई उस एंड यूज को, सिंस उसमें आपको टैक्स रिबेट्स नहीं मिल रही है, तो उनका एंड यूज उस तरीके से ट्रैक डाउन नहीं करता है। राइट, क्योंकि टैक्स रिबेट नहीं है तो सरकार इसलिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं है कि वो पैसा किस चीज के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लायंस का इशू उसमें नहीं है। कंप्लायंस के इश्यूज हैं बस, बाकी उस तरह के नहीं है। उसको आप में भी 5 लाख बच गए, आप कोई अगर ऑटो लोन लेना चाहते हो, आप ऑटो लोन की जगह पे आप उस पैसे को यूज कर सकते हो, आप गाड़ी के डाउन पेमेंट में यूज कर सकते हो, किसी भी पर्सनल यूज में यूज कर सकते हो सर। इट वुड बी एज गुड एज ए पर्सनल लोन। कुछ क्योंकि आप काफी बैंकों से और फाइनेंशियल एंटिटीज और होम लेंडर से टाइप है, आप कुछ 3-4 ऐसे बताना चाहेंगे जो कोई बढ़िया होम रेनोवेशन प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या उनके ब्याज दर अभी क्या है, टेन्योर्स वगैरह क्या चल रहे हैं? सर अगर मैं ब्याज की बात करूं तो आप लगा लीजिए 8.5, 8.5 से स्टार्ट होते हैं और 8.75 तक रेट्स हैं। अलग अलग बैंक के रेट्स वेरी करते हैं ऑन सिविल स्कोरिंग एंड कस्टमर प्रोफाइल। कोई सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है तो किस कंपनी में सैलरीड है, उसकी सिविल स्कोरिंग क्या है। तो 8.5 से और 8.75 तक ज्यादातर बैंक्स के रेट्स हैं आज के टाइम में। अगर मैं बेस्ट की बात करूं तो एक्सिस बैंक इज अमंग द वन हु इज ऑफरिंग अराउंड 8.55 plus 8.6, 8.65 depending upon the civil scoring. ICICI again offering around 8.65. SBI is offering around 8.5. IDBI 8.65. तो वही 5-10 पैसे का ऊपर नीचे है। बाकी 8.5 से और 8.75 के बीच में चल रहा है। SDFC है जो कि एक थोड़ा अभी सस्ता दे रहा है 8.40 के आसपास, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। SDFC जो है SDFC लिमिटेड लोन देता है, ना कि SDFC बैंक। तो उनका भी मर्जर होना है मे बी नेक्स्ट मंथ, SDFC बैंक और SDFC लिमिटेड का। तो जब मर्जर हो जाएगा तब उनके रेट्स क्या होंगे वो देखने वाली चीज है। अभी तो SDFC लिमिटेड लोन कर रहा है। SDFC लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग कंपनी, तो बीइंग NBFC वो अभी थोड़ा सा सस्ता रेट दे रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी बुक्स बनाने में लगे हैं। उनको पता है कि 1 महीने में हमारी बुक्स मर्ज हो जानी है बैंक के साथ। और आप इन सब बैंकों से डील करते हैं? अगर कोई हाँ सभी कस्टमर बैंकों से, सभी। लगे हाँ, तो आप भी अपना थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, अगर आप अपना नंबर ऑडियंस को दे पाए
किसी को अगर कोई आपसे काम हो, होम लोन, होम इम्प्रूवमेंट से मेरा नंबर सर 7838000580। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ अपना नंबर। लिख दीजिए थोड़ा सा मैं उससे। चैट बॉक्स में मेरा नंबर लिख देता हूँ सर। सो आई एम एसोसिएटेड विद मल्टीपल बैंक्स, मोर देन 30 बैंक्स, इंक्लूडिंग नॉन। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head